राम जो हैं उनको इस रूप में अभी प्रदर्शित किया जा रहा है देश में कि लगता है 22 जनवरी को ही राम भगवान लॉन्च करेंगे अयोध्या में। उसके पहले राम जी का कोई अस्तित्व ही नहीं था। सीता जी को लोग कहाँ छोड़ दिया? सीता जी का चिंता इनको नहीं है, राम राम जपे चल रहे हैं, सीता जी को छोड़ दिए। देश के अंदर कहीं गंगा जल छिटवा के, कहीं अक्षत बंटवा करके, लोगों को दिग्भ्रमित करके सिर्फ ये वोट लेने का प्रयास कर रहे हैं। राम आ रहे हैं 22 तारीख को। राम आ रहे हैं कहाँ? अयोध्या में। राम बीमार पड़ता है तो कहाँ जाता है? अस्पताल में इलाज कराने के लिए। उसी तरह से यदि बच्चों को शिक्षा की जरूरत है तो कहाँ जाएगा? स्कूल में जाएगा। 80 को ट्रेन से पूरे बिहार का लोग दर्शन कर लेगा। बिहार में 14 करोड़ आबादी है। और फिर हमसे भी आप वही बात बुलवाना चाह रहे हैं, तो हम तो वो बात नहीं बोलेंगे, इसलिए कि हम कानून क्या रखवाला हैं, कानून भी जानते हैं। केवी चौक पे आपके पिताजी का स्मृति लगा हुआ है, स्टैचू लगा हुआ है, ठीक है जी। उधर से जब भी हम लोग आते हैं या फिर कोई भी आता है, कोई भी जाता है, तो उसके जस्ट पूरब साइड में एक शौचालय है, ठीक है। शौचालय के बगल में भी लोग खुले में शौच करते हैं। वहाँ पे शोभा नहीं देता है, शोभनीय नहीं है। ये कब तक बंद होगा और इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? लालू जी और तेजस्वी जी ने कभी ये नहीं कहा कि हिंदू लोग मंदिर में न जाइए। पान का खेती करने के बाद चौरसिया पढ़ लिख नहीं सकता है, रोजी रोजगार में नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो ऊपर जा रहा तो वो कहेगा कि तो मनु स्मृति के विपरीत है। आपके चैनल से एक बात सिर्फ कहना चाहेंगे कि मानसिक स्थिति हिंदुस्तान के गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को सुधारना होगा और शिक्षा के स्तर को बढ़ाना होगा। आगे का विकास का जो पैमाना होगा मीना देवी जी, वो और रफ्तार से बढ़ेगा या फिर जैसे चल रहा है वैसे चलेगा? नहीं, बढ़ेगा। और रफ्तार से बढ़ेगा? बढ़ेगा, रफ्तार से बढ़ेगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के राजद कार्यालय में और कुछ दिन पहले इस्लामपुर प्रखंड प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था और उस अविश्वास प्रस्ताव का आज परीक्षण था और उसमें जो पहले के जो प्रमुख थे उन्होंने क्या बोलते हैं कि ये जो चुनाव को जीतने का काम किया है और इस प्रखंड क्या बोलते हैं कि ये जो प्रखंड कार्यालय है राजद का, यहाँ पे तमाम प्रकार के जो इनके कार्यकर्ता हैं वो आज उपस्थित हैं, देख सकते होंगे आप। और हमारे बगल में, बगल में जो है यही हैं प्रमुख जो कि पिछले बार भी थे और अब भी यही जीते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे होगा विधायक जी कि अविश्वास प्रस्ताव आया था, आज चुनाव भी हुआ और पुनः इन्होंने जीत हासिल किया है, क्या कहेंगे? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद हमने अभी आपको बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जिन लोगों ने प्रस्ताव लाया वो मीटिंग में गए ही नहीं और सिर्फ प्रमुख वहाँ बैठी रहीं। 1.25 घंटा तक इंतज़ार किया गया। कोई भी मेंबर, 26 मेंबर का स्ट्रेंथ है यहाँ पे, जिसमें एक घट गया है, 25 है। 25 में से कोई भी सदस्य इनके सिवा उपस्थित ही नहीं हुआ। तो जो लोग अविश्वास प्रस्ताव लाए थे वो तो खुद मैदान से ही भाग गए, तो फिर अविश्वास प्रस्ताव अपने आप गिर गया। अच्छा, तो पुनः जो थे पहले वही जीत गए? जी, वो जीत गया। क्या अविश्वास प्रस्ताव गिर गया? तो बने हुए ही हैं अपने पद पर। वो हटे कहाँ? तो अपने पद पर लगातार बने हुए हैं। अच्छा, क्या कहेंगे पंचायत में जो विकास की रफ्तार है वो और तेजी से बढ़ेगी या फिर जो धीमी रफ्तार से जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी? देखिए, इसमें 2 चीज़ें आपको समझना होगा। पंचायतों के विकास के लिए सरकार के द्वारा जो योजनाओं की राशि दी जा रही है, जितनी तरह की समस्या है पंचायत के अंदर में, वो राशि जो है सफिशिएंट नहीं है कि जिसको खर्च करके पंचायत का विकास की गारंटी हो जाए। लेकिन जो उपलब्ध संसाधन है, उस उपलब्ध संसाधन में हम सब लोगों का कमिटमेंट है कि पंचायत समिति के जो भी सदस्य हैं अपने अपने इलाके में गरीब लोग जो हैं, खास करके जो समाज के वंचित व्यक्ति हैं, उनको समाज में मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनके अच्छा पेयजल मिले, उनको रास्ता मिले, उनको स्वास्थ्य के लिए बेहतर व्यवस्था हो, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और इस काम को निर्बाध रूप से इस्लामपुर में किया जा रहा था। लेकिन जो कुछ विरोधी लोग, एनडीए के लोग हैं, वो विकास पसंद तो है नहीं, विकास तो उनको पसंद है नहीं। वो सिर्फ
चाहते हैं कि विकास जहाँ हो रहा है उसमें अड़ंगा लगाया जाए। उसी अड़ंगा लगाने के दृष्टिकोण से आज ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसको कि पंचायत समिति के सदस्यों ने इस्लामपुर की जनता के सहयोग से खारिज कर दिया। अब जो भी मतलब कि आगे का कार्यकाल है वो यही संभालेंगे। जी हाँ, तो अपने पद पर लगातार हैं ही बनी हुई, कहीं से थोड़ी कैसा हुआ कुछ। अच्छा, ठीक है। एक बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं अभी विधायक जी वर्तमान में, वो कुछ दिन पहले झंझारपुर में एक स्टेटमेंट दे देते हैं राम मंदिर के क्या बोलते हैं कि शिलान्यास के ऊपर। लोग उसको राम मंदिर से जोड़ देते हैं। वो बोलते हैं कि तबीयत खराब होगा तो मंदिर में जाइएगा कि हॉस्पिटल में जाइएगा, भूख लगेगा तो क्या बोलते हैं कि घर जाइएगा कि मंदिर जाइएगा। इस बयान के बाद जितने भी बीजेपी के लोग हैं वो आपके पार्टी को एकदम घेरे हुई हैं, क्या कहिएगा इसके ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि उन्होंने ये बयान दिया क्यों था। उन्होंने कहा कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा जो कुछ भी है वो भिन्न भिन्न धर्म के मानने वाले लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र है। वो धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन देश के अंदर जो समस्याएं हैं जिससे जनता सीधी प्रभावित है, उन समस्याओं का निदान होना चाहिए। और इसी की कड़ी में उन्होंने कहा कि देश में, खास के बिहार में अच्छे हॉस्पिटल बने, बिहार के अंदर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि विद्यालयों के पढ़ाई लिखाई की स्थिति में सुधार हो। तो इन बातों को करने के लिए उन्होंने कहा कि आदमी जब बीमार पड़ता है तो कहाँ जाता है? अस्पताल में इलाज कराने के लिए। उसी तरह से यदि बच्चों को शिक्षा की ज़रूरत है तो कहाँ जाएगा? स्कूल में जाएगा। तो इन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि जो लोग राम भक्ति करना चाहते हैं उनको हम रोक रहे हैं या राम के प्रति हमारी आस्था नहीं है, ऐसा बात तो उन्होंने नहीं कहा। लेकिन ये जो एनडीए के लोग हैं इनको तो पच नहीं रहा कुछ। इनको तो सिर्फ एक राम मंदिर का मुद्दा जो है इसको लेकर के लोगों को बांटने का, खास के जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके बीच अशिक्षा है, उनके बीच गरीबी है, तो उन लोगों का इस्तेमाल करके ये लोग डाइवर्ट करना चाहता है। जो जनता का प्रॉब्लम है, सरकार किस लिए बनती है? लोकतंत्र में सरकार जन समस्याओं के निष्पादन के लिए बनती है और जन समस्याओं का निष्पादन करने का दायित्व सरकार और जनप्रतिनिधि दोनों का होता है। लेकिन आज क्या कर रहे हैं एनडीए के लोग? आज अक्षत बंटवा रहे हैं, मंदिर से उठा करके घर घर में अक्षत बंटवाए चल रहे हैं। तो क्या एमएलए बनता है, एमपी बनता है अक्षत बांटने के लिए? हमारा देश है, हमारी पहचान है, सेकुलरिज्म हमारी पहचान है और हमारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक भिन्न भिन्न जाति, धर्म, मजहब और संप्रदाय के लोग रहते हैं। सब लोग अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कहता है कि सरकार जो है धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ मंदिर का मुद्दा को आगे ला करके राजनीतिकरण किया जा रहा है और पूरे देश के अंदर कहीं गंगा जल छिटवा के, कहीं अक्षत बंटवा करके लोगों को दिग्भ्रमित करके सिर्फ ये वोट लेने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जब 2014 में ये सत्ता में आए, 2019 में सत्ता में आए, तो इन्होंने कहा था देश के नौजवानों को कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, महंगाई को दूर करेंगे, भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। लेकिन ये मुद्दे जो हैं जहाँ के थे वहीं पर यथावत पड़ा हुआ है। इसलिए जनता चुनाव में हिसाब मांगेगी, तो इनके पास हिसाब देने के लिए कोई जवाब नहीं है। तो फिर जो 1985 से राम मंदिर शुरू हुआ, उसी को 1924 में भी 2024 तक राम मंदिर का मुद्दा बनाए हुए हैं। अरे राम तो भाई कन कन में निवास करते हैं। कोई भी सनातन धर्म का मानने वाला व्यक्ति जो है वो राम के प्रति आस्था रखता है। लेकिन राम जो हैं उनको इस रूप में अभी प्रदर्शित किया जा रहा है देश में कि लगता है 22 जनवरी को ही राम भगवान लॉन्च करेंगे अयोध्या में। उसके पहले राम जी का कोई अस्तित्व ही नहीं था। ऐसा ये लोग बनावट बनाए हुए। अरे राम तो हमारे सनातन धर्म के एक आदर्श पुरुष हैं और इन लोग कहता है कि स्त्री के बिना कोई भी काम अधूरा है। सीता जी को ये लोग कहाँ छोड़ दिया?
सीता जी का चिंता इनको नहीं है, राम राम जपे चल रहे हैं, सीता जी को छोड़ दिए। तो इनको न राम से मतलब है न सीता से मतलब है, इनको मतलब है कि हमारा वोट मिल जाए और हम गरीबों को ठगे जैसे ठगते आ रहे हैं, फिर इस बार धर्म के नाम पर वोट ले लें। क्योंकि डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि समाज में दो चीज़ का बहुत बड़ा कमजोरी है, एक जात का, एक धर्म का। और इस नस को जो पकड़ लिया वो राजनीति में सफल हो जाता है बिना कोई संघर्ष किए हुए और बिना जन समस्याओं का निष्पादन किए हुए। इन्होंने बखूबी इस नस को पकड़ा है, क्योंकि धर्म तो एक कमजोरी है और धर्म के नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि हमारे नेता तेजस्वी यादव हों या हमारे नेता लालू यादव हों, लालू जी और तेजस्वी जी ने कभी ये नहीं कहा कि हिंदू लोग मंदिर में न जाइए। कहीं ऐसा बयान दिया उन्होंने? वो स्वयं अभी तिरुपति का मंदिर में गए थे पूरा परिवार और वहां जाकर के पूजा पाठ किए। तो उनकी आस्था है धर्म में, लेकिन हमारा ये विरोध है कि धर्म का राजनीतिकरण न हो। धर्म का यदि राजनीतिकरण होता है तो इस देश की आबादी है 1,40 करोड़, जिसमें 18% सिर्फ अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, 6% ईसाई समुदाय के लोग हैं, सिख समुदाय के लोग हैं, पंजाबी समुदाय के लोग हैं। तो इन लोगों ने जो देश के अंदर अपनी जवानी से लेकर के बचपना से बुढ़ापा तक गुजार दिया, क्या ये उनको अभी तक राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाना होगा क्या? अभी भी कहते हैं ये कि मुसलमान जो है राष्ट्रीयता को नहीं मानता, कभी कहते हैं ईसाई जो है ये तो ब्रिटिश हुकूमत का एक गुलामी का जंजीर है। तो भाई वो देश में जब आपकी नागरिकता स्वीकार कर लिया और सिंगल सिटीजनशिप है, तो अभी तक उसको आप राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाइएगा। मैंने राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ना है तो हम लोग को आरएसएस का स्कूल में पढ़ना होगा, जाके सीखना होगा कि क्या राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीयता हम नहीं जानते, इसीलिए ये लोग तो हमेशा बरगलाने का काम किया, फिर बरगला रहा। चुनाव का मौका है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। यही कहीं पे मंदिर का अभी 16-15 तारीख से कहे हैं कि मंदिर धुलवाओ, हर जगह मंदिर धुलवाओ। भाई मंदिर का कौन ऐसा पुजारी है जो मंदिर में पूजा करता है वो मंदिर को नहीं धोता है? बताइए आप, कौन ऐसा गांव है जहां मंदिर में पूजा होता है तो पुजारी नहीं धोता है या ब्राह्मण जो है धोता नहीं है? राम आ रहे हैं 22 तारीख को। राम आ रहे हैं कहाँ? अयोध्या में। राम मंदिर में। वही बात तो हमने कहा कि लोग कह रहा है कि 22 तारीख को राम भगवान लौंचे होंगे। यही बात तो ये लोग कर रहा है, इसी बात का तो विरोध है हम लोग का। राम तो सनातन धर्म के आदर्श पुरुष हैं, हम लोग उसको मानते रहे, आज भी मान रहे हैं। और राम कोई ऊपर से 22 जनवरी को टपक के आएंगे? राम कब थे? त्रेता युग में थे। त्रेता युग के बाद द्वापर युग हुआ, कलयुग हुआ, सतयुग हुआ, उसके बाद कलयुग हुआ। 3 युग बीत गया और 3 युग बीतने के बाद जब राम प्रासंगिक हैं तो 22 जनवरी को राम जी को आप फिर से अप्रासंगिक थे, उनको प्रासंगिक बना रहे हैं ये। अच्छा, क्या करना चाहिए? पूरे देश में विधायक जी, बीजेपी के जितने भी मतलब के लोग हैं आमंत्रण पत्र भिजवा रहे हैं कि आप लोग अयोध्या आइए, राम भगवान का दर्शन कीजिए। आपको आमंत्रण पत्र मिला है कि नहीं? देखिए, आमंत्रण मिलना और मतलब इसको हमारे सांसद महोदय कुछ बोले तो आप लोग इसको एकदम सुर्खी में ला दिए। उनका बोलने का कुछ और मकसद था और फिर हमसे भी आप वही बात बुलवाना चाह रहे हैं। तो हम तो वो बात नहीं बोलेंगे, इसलिए कि हम कानून क्या रखवाला हैं, कानून भी जानते हैं। फिर भी आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मैं यही बात कह रहा हूँ आपको कि ये जो लोग कहते हैं कि राम जी जो हैं वो उनका मंदिर का शिलान्यास हो रहा, आप समारोह में आइए। तो समारोह में आने के लिए यदि कोई आयोजक निमंत्रण देता है तो उसमें कहाँ कोई आपत्ति है। लेकिन ये समारोह में क्या हिंदुस्तान की जनता, जिस 33% पूरे आबादी का लोग जो बीपीएल के नीचे निवास कर रहा, क्या ये 33% लोग जो है क्या ये जा पाएगा अयोध्या? उसकी है आर्थिक स्थिति, उसके पॉकेट में मनी है इतना, उसका जेब में इतना पैसा है कि वो अयोध्या जाके राम का दर्शन करेगा? ट्रेन फ्री चल रहा है, एक शाम भोजन मिल रहा है, दूसरे शाम भोजन नहीं। एक दिन ट्रेन फ्री कर देंगे, उससे क्या होगा? 80 को ट्रेन ये फ्री किए हैं बिहार से, कौन दे रहा? रेलवे बोर्ड का लोग पैसा दे रहा, और सारा रेलवे बोर्ड का पैसा लगा करके भाजपा का नाम झंडा लगा रहे हैं कि भाजपा ले जा रहा। तो ये 80 को ट्रेन से पूरे बिहार का लोग दर्शन कर लेगा? बिहार में 14 करोड़ आबादी है, 80 ट्रेन में कितना आदमी बैठेगा?
80 एक ट्रेन में 1000 आदमी भी बैठेगा तो 80,000। हाँ। तो 80,000 पूरा बिहार है, तो कहाँ से अच्छा, दर्शन आप करें? जाइए कि नहीं दर्शन करने? देखिए, व्यक्तिगत सवाल जो आप कर रहे हैं, हमने तो कहा कि राम से हमारा कोई विरोध थोड़ी क्या है कि राम के प्रति हमारा आस्था नहीं है, हम नहीं जाएंगे। हम जाएंगे राम के लिए। हम पहले भी अयोध्या गए हैं, कोई ऐसा थोड़ी क्या है कि पहले अयोध्या नहीं गए हैं। पहले भी मैं अयोध्या कई बार गया हूँ। और आपको पता नहीं होगा, जब हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति करते थे तो अयोध्या फैजाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में है, उत्तर प्रदेश में है, हाँ। और फैजाबाद से कम्युनिस्ट पार्टी का एमपी होता था। और हम लोग वहाँ जा कर के एक कार्यक्रम चलाए थे पूरे देश में, सेव इंडिया चेंज इंडिया, बदलो भारत बचाओ भारत। उसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम लोगों ने 240 सभाएं किया था। तो हम तो सब जगह गए हैं, अयोध्या में भाषण भी दिए हैं, जा कर के फैजाबाद में भी भाषण दिए हैं, अपने पार्टी के लिए प्रचार किए हैं। राम जी का भी गए हैं दर्शन करने के लिए, जब राम भगवान टेंट में थे। अब मंदिर में आएंगे, मंदिर में भी मौका मिले तो यही जाएंगे। तो वो लोग मतलब कि बता रहे हैं कि पहले टेंट में थे, हम लोग ने राम भगवान को मंदिर में लाया है। पता नहीं आपको, आप पत्रकार हैं, आप इस सवाल कैसे कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हाँ, से बिल्कुल। जमीन मिला राम मंदिर का। यही ना बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले ऐसा बोलते हैं, उनको क्या कहिएगा? बीजेपी को न संविधान में आस्था है, न न्यायालय में आस्था है, न कानून में आस्था है। उनको सिर्फ अपने बनाए हुए रास्तों पर आस्था है। वो चाहते हैं समाज को मनुवादी व्यवस्था के आधार पर ले जाना। क्या मनुवादी व्यवस्था के आधार पर यह आज का समाज चल सकता है? मनु ने क्या कहा था? मनु स्मृति में जो जाति का वर्गीकरण किया गया, जात के आधार पर किया गया। आज आप चौरसिया समाज से आते हैं तो चौरसिया को कहा गया कि पान का खेती करो। तो पान का खेती करने के बाद चौरसिया पढ़ लिख नहीं सकता है, रोजी रोजगार में नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो ऊपर जा रहा तो वो कहेगा कि तो मनु स्मृति के विपरीत है भाई, तुम अपना जात के हिसाब से काम नहीं चुन रहे हो, आप अलग दूसरा काम चुन रहे हो। अब हम लोग यादव हैं तो कहता है गौ का सेवा करो, गाय का पालन करो, दूध बेचो, यही हम लोग का संस्कृति था। आज हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, आज जा रहे हैं ऊपर ओहदा पर। तो ये मनु स्मृति जो था, ये तो हम लोगों को गुलामी की एक दास्तान थी। कहता ब्राह्मण है, ब्राह्मण किसी भी तरह का लोग हो उसको पूजा करो। और हमारे आचार्य क्या कहते हैं? हमारे ये चाणक्य ने क्या कहा कि ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण जो है एगो नशेड़ी है, दिन भर दारू पी रहा है, स्मैक पी रहा है, चरस पी रहा है, ओ चंदन टीका लगा दिया, बाबा बाबा प्रणाम बाबा प्रणाम बाबा। तो समाज में ऐसे लोगों को ही सम्मान मिलेगा। तो ये तो मनु स्मृति के आधार पर समाज को चलाना चाहता है और हम इसके विरोध में। मनु स्मृति से समाज नहीं चलेगा, समाज चलता है संविधान से और कानून से। लेकिन इनको न संविधान में आस्था है न कानून में आस्था है। अब आप बताइए, आज पूरे बिहार में दोबारा, पूरे देश में दोबारा आज ये सारे ऑपरेटर लोग का जो ड्राइवर का हड़ताल चल रहा है, क्या है? ये तो एक तरह से तानाशाही की स्थिति है ना। अब हीड एंड रन जो सरकार ने नया नीति लाया है, नया कानून बनाया है, उसमें कहता है कि चालक से यदि कोई एक्सीडेंट हो गया तो 7 लाख रुपया और 5 वर्ष का सज़ा देना है। तो ये 7 लाख रुपया और 5 वर्ष का सज़ा जो 10,000 रुपया के नौकरी पर ड्राइवरी कर रहा है वो दे पाएगा क्या? बताइए कहाँ से देगा? दूसरा कहता है कि यदि कोई मर गया तो उसको या अति लग गया ठोकर तो उसको उठा के अस्पताल पहुंचाओ। वो बेचारा उतरेगा, वो जा वहीं पर उसको भीड़ का शिकार बन जाएगा, वहीं पर उसको मारपीट करके ख़त्म कर देगा। वो हॉस्पिटल आप दूसरा को क्या पहुंचाएगा, खुद हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। तो ये जो जन विरोधी कानून ही लोग ला रहा है, इसको इससे क्या बताता है? इनको जनता से सरोकार नहीं है, जनता से सरोकार नहीं है। अभी क्या हुआ अब आप देखिए, यूरिया का क्या स्थिति है। यूरिया पहले 45 किलो किसान को मिलता था, एक बैग में 45 किलो, अब उसको कर दिया 40 किलो, वही रेट पे, उसी रेट पे मिलना है। तो बताइए 5 किलो आप कम कर रहा है, रेट वही रखे हुए हैं। तो ये बात हिंदुस्तान की जनता को तो समझना होगा ना। और ख़ास करके जो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा, उसी को शिकार बनाता है। हमने पहले कहा चूँकि उसके पास शिक्षा की कमी है, उसके पास आर्थिक अभाव है, उसके पास सामाजिक वर्गीकरण उतना मजबूत नहीं है, तो इस सब का लाभ उठाता है। तो लोहिया जी क्या कहे थे? वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो लालू जी कह रहे हैं यदि यही बात कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है,
तो क्यों उनको तकलीफ हो रहा भाई? देश की आवाज़ को बता रहे हैं वो। तो आज लालू जी उनके लिए किरकिरी बन गए, उन पर चारों तरफ से भ्रष्टाचार का मुकदमा, बेवजह डेली ईडी, सम्मन, सीबीआई, दुनियादारी सब का उपयोग कर रहा। तो हम आपके चैनल से एक बात सिर्फ कहना चाहेंगे कि मानसिक स्थिति हिंदुस्तान के गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को सुधारना होगा और शिक्षा के स्तर को बढ़ाना होगा। जब तक ये नहीं करिएगा तब तक ये भाजपा और एनडीए का लोग हम लोग से गुलामी कराते रहेगा और हम लोग के बीच हम ही लोग को फोड़ करके अपना उल्लू सीधा करने का काम करेगा। आखिरी सवाल होगा विधायक जी, केवी चौक पे आपके पिताजी का स्मृति लगा हुआ है, स्टैचू लगा हुआ है, ठीक है जी। उधर से जब भी हम लोग आते हैं या फिर कोई भी आता है, कोई भी जाता है, तो उसके जस्ट पूरब साइड में एक शौचालय है, ठीक है। शौचालय के बगल में भी लोग खुले में शौच करते हैं, वहाँ पे शोभा नहीं देता, शोभनीय नहीं है। ये कब तक बंद होगा और इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग तो शौचालय बना दिए, नगर परिषद बनाया शौचालय, जन सुविधा के लिए बना है, लेकिन यही ना है, पब्लिक का माइंडसेट बदलना होगा। कौन बदले? अमित जी, इसके लिए सबको ये काम करना होगा। आप भी सोशल रिफॉर्म का बात करते हैं तो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू मी बिकॉज यू आर द जर्नलिस्ट। बिल्कुल। एंड जर्नलिस्ट इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो आप जब फोर्थ पिलर हैं तो आपकी जिम्मेवारी भी बनती है कि पब्लिक अवेकनिंग करें। ये बात सिर्फ पॉलिटिकल आदमी से ही क्यों करते हैं? इसके लिए समाज का जब तक मेंटल लेवल डेवलप नहीं होगा, मानसिक विकास नहीं होगा समाज के लोगों का, तब तक ही होता ही रहेगा। अभी आप गांव में कहता है कि शौच मुक्त हो गया, हमारी बहुत सारी माँ बहनें भाई लोग जो है गांव में, वो कहता है कि हम बाहर में बाथरूम नहीं जाएंगे तो हमको बाथरूम होता ही नहीं, लेटरिन। बहुत सारे लोग। तो ऐसे लोगों का माइंडसेट कौन बदलेगा? हमको और आपको ही बदलना है ना। तो ये तो सामाजिक जन जागृति की बात है और सामाजिक जन जागृति चलाना चाहिए, चाहे वो जिस फोरम पर लोग हों, इंटेलेक्चुअल हों वो चलाएं, जो समाज सुधारक हैं वो चलाएं, जो पॉलिटिकल फील्ड में हैं वो चलाएं, जो मीडिया के लोग हैं वो चलाएं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो चलाएं, जो अरिस्टोक्रेट है वो चलाएं। सब मिल के चलाएगा तो सुधार होगा। अच्छा, पीछे में मीना देवी जी बैठे हुए हैं जो कि आज इनका परीक्षा हुआ था। कैसे कैसे चुनाव को जीते हैं मीना देवी जी? सबसे पहले तो बधाई हो आपको। आपको चैनल की बधाई अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सभी पंचायत समिति के सदस्यगण हम लोग का साथ दिए, खास करके विधायक जी दिए। आगे का विकास का जो पैमाना होगा मीना देवी जी, वो और रफ्तार से बढ़ेगा या फिर जैसे चल रहा है वैसे चलेगा? नहीं, बढ़ेगा और रफ्तार से बढ़ेगा। बढ़ेगा, रफ्तार से बढ़ेगा। तो ये विधायक जी हैं और पीछे मीना देवी जी थे जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिया। और पीछे दिखा दिया गौतम जी, यहाँ पे पंचायत के जितने भी इनके समर्थक हैं, जो भी इनके क्या बोलते हैं कि चाहने वाले हैं, सब लोग यहाँ पे उपस्थित थे और सब लोग बाकायदे यहाँ पे नारेबाजी हुआ इनके जीतने के बाद। क्या बोलते हैं कि महागठबंधन के जितने भी लोग हैं सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और विधायक जी कह रहे हैं कि राम भगवान किसी एक का नहीं है और 22 तारीख को वो लॉन्च नहीं होंगे, वो पुरखों से चले आ रहे हैं। तो विधायक जी के इस स्टेटमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमेशा ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक। धन्यवाद। हम लोग के सबसे बुजुर्ग